हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी एमओसीएच जीएस। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे आपको यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस किया जाता है लगातार। और देखिए, यूपीपीसीएस से होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ये उपयोगी रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का भी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि उसमें बहुत से लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है। तो अगर आप आर्ट साइड वाली मास्टर डिग्री करे हुए हैं तो आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे और आपने फॉर्म भर दिया होगा। बाकी हम लोगों की प्रिपरेशन एमओसीएच, एएमओ और एचएमओ यूएमओ की तो चल ही रही है साथ साथ, तो आप सभी लोगों को इस रिगार्डिंग पता ही होगा। और हमारी जो पेड क्लासेस हैं वो आयुष अपडेट ऐप पे चलती हैं, आप लोगों को पता होगा। वहाँ से आप लोगों ने क्लासेस जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा कि किस तरीके का कंटेंट दिया जा रहा है और उनको क्वेश्चंस करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, अब रही बात जीएस की। देखिए, जीएस आपके सेगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया गया है, क्योंकि आपको एक ऑफिसर पोस्ट देनी है, तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। तो यहाँ के आपके 50 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं और 50 क्वेश्चंस में देखिए हम लोग लगातार, मेरी ये कोशिश रह रही है कि जीएस में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए जो आपने देखा ना हो या आपकी नज़रों से ना निकला हो। तो इसी कोशिश में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री को जिस तरीके से भी पढ़ाया गया है, आप पेड स्टूडेंट जो भी हैं जो क्लासेस कर रहे हैं उनसे आप एक रिव्यू ले सकते हैं कि उन लोगों ने क्यूजेस में जो क्वेश्चन हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने आपको यूपी पीसीएस के वो क्वेश्चन कराए थे, कोई हल्के क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपने क्यूजेस में वो क्वेश्चन परफॉर्म कर लिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी वेल एंड गुड है उस सब्जेक्ट की। आप में से मोस्टली ऐसे लोग हैं जो क्यूजेस में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं क्यूजेस में। तो अगर उसको क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। उसके बाद हमारा पॉलिटी देखिए शुरू किया गया था, और पॉलिटी से पहले हम लोगों ने कुछ स्टैटिक जीके की क्लासेस मैंने की थी आपकी। तो स्टैटिक जीके आपको पढ़ाया गया था, आपको स्टैटिक जीके समझ में भी आया होगा। 5 ही टॉपिक हमने अभी स्टैटिक जीके के कवर किए हैं, ज़्यादा कवर नहीं किए हैं क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करना था। और पॉलिटी की अब तक की 14 क्लासेस हो चुकी हैं। पेड क्लासेस पे हमारी 14 क्लासेस हो चुकी हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि कौन कौन सी क्लासेस हमारी पॉलिटी की हो चुकी हैं, जिससे आप लोगों को ये आइडिया रहे कि पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस में लगातार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ पॉलिटी क्लासेस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए जब भी आप रिवीजन करने बैठे पॉलिटी का, आपको रिवीजन करना है, तो सबसे पहली क्लास आप जो कीजिएगा वो पार्ट्स की क्लास कीजिएगा। आप पार्ट्स की क्लास को एज इट इज़ कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट करना है आपको। देखिए, पार्ट्स की जितनी भी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं, 2 पार्ट में आपको ये क्लास ली है, 2 क्लासेस हुई हैं और सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से हमारी बुक चैप्टर में डिवाइड की जाती है, उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये आपके सामने मैंने लिख रहा हूँ, और आप इनमें रिवाइज भी करते रहिए। और मैं आपसे अभी पूछता हूँ कि कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपसे कमेंट करवाऊँगा। पार्ट 9, पार्ट 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरीके से आपके देखेंगे आप 22 पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सभी लोगों को ये बात पता भी होगी जो लोग क्लासेस में हैं, 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि आर्टिकल तो सर गूगल पे अलग दिखा रहा है, वो एड ऑन होते रहते हैं। अब देखिए, अभी कोई नियम आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो एड ऑन जो होंगे वो आपका अलग से एक आर्टिकल बना दिया जाता है, वो इसी में एक सब क्लॉज बनाया जाता है कि आर्टिकल 19 है तो 19 का ए। जैसे कि आप आर्टिकल 19 को देखेंगे, बहुत डाइवर्सिफाइड आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। इसको समझने के लिए भी द हिंदू हो गया या जो फेमस अखबार हो गया, उनमें कई आर्टिकल निकलते रहते हैं और उन लोगों को भी अभी क्लैरिटी करने में थी। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, आप मास्टर नहीं बन सकते। तो आर्टिकल 19 पे भी कई आर्टिकल आ चुके हैं। आप इसमें देखेंगे 19(1) का सब क्लॉज बी, सब क्लॉज डी, ई, एफ, तो इस तरीके के सब क्लॉजेज हैं। अब इनकी डिटेलिंग है। अब डिटेलिंग में आपको लॉयर नहीं बनना है कि आप डिटेलिंग में जाने लगे, वो तो लॉयर का काम है। आपको सिर्फ ये समझना है कि 19 आर्टिकल किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, मोरल लेस आप समझेंगे तो।
फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। और देखिए मैंने क्लासेस में आपको बताया भी है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एज अ वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बस इसे कवर किया जाता है आर्टिकल 19 के तहत ही। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऐसा एज अ वर्ड मेंशन नहीं है। इसी तरीके से आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया कि बजट की जो क्लास ली थी आपकी करंट अफेयर के नाम में, बजट एज अ वर्ड मतलब एज अ वर्ड बजट मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी जगह आपका मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, देखिए मैं इसलिए आपको बताता हूँ, आर्टिकल 112 के तहत आप देखेंगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, बजट एज अ वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब बजट का नाम दिया गया है। 22 पार्ट है। अब आपको देखिए कमेंट करके बताना है पार्ट 9 में किसकी बात की गई है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि पार्ट 9 में किसकी बात की गई है। ठीक है, पार्ट 3 आपको बताना है, पार्ट 3 मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया है, और पार्ट 3 भी आपको कमेंट करके बताना है कि पार्ट 3 में किस चीज़ की बात की गई है। तो ये दोनों आप कमेंट करके बताइए कि पार्ट 9 और पार्ट 3 में किस चीज़ की बात की गई है, देखने को मिलेगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। तो आपको मैं बताऊं कि पॉलिटी में हम लोगों ने जो क्लासेस की वो देखिए, पार्ट की क्लास मैंने आपको बता दिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि सिटीजनशिप के आर्टिकल देखे थे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो हमने समझ लिए थे सिटीजनशिप से रिलेटेड। 5 to 11 से ये कवर किया जाता है, और 5 से लेके 11 तक के आप आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट वन है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्टली हिट हुए हैं। जैसे कि आपको मैं थोड़ा बाइफरकेट करके बता देता हूँ, हमारी पेड क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ाया गया है। जैसे 14 और 18 की बात करेंगे तो इक्वालिटी की बात करता है, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। 19 की बात करेंगे तो 19 को कैसे डिटेल में समझना है आपको। कन्विक्शन का आर्टिकल 20 है, 21 आपका किसकी बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। 22 आपका किसके डिटेंशन की बात करता है, तो 23 और 24 फोर्स लेबर मना है हमारे इंडिया में, इसकी बात करता है। 25, 26, 27, 28, 29 देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आर्टिकल है। 32 आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के नाम का आर्टिकल है। तो इस तरीके के आर्टिकल की डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको बताई। इसके बाद हमारी क्लासेज में आपको एक क्लास मिली थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। देखिए ये कॉमन सेंस का सवाल होता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, वो आप कॉमन सेंस के हिसाब से भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर आपसे ऑप्शन ये टिक करने को आ जाता है कि निम्न में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको याद रखना है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऐड की गई थी, तो आपको याद होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ऐड की गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपके कई बार पूछ भी जाता है कि देखिए फंडामेंटल से ड्यूटी से एक क्वेश्चन और आता है कि किस कमेटी की सिफारिश के आधार पे ऐड की गई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे ये ऐड की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखेंगे तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है, तो ये बाद में ऐड की गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था वो डीपीएसपी था। डीपीएसपी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है क्लासेज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं इजीली, ये इसमें कुछ नहीं है, जो क्वेश्चंस इसके होते हैं ऑब्जेक्टिव वो आपके इजीली हो जाएंगे अगर आपको इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है तो। डीपीएसपी के बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा है। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका रिमूवल का प्रोसेस क्या है वो क्वेश्चन आपसे आता है प्रीवियस ईयर में, आप उठा के देखेंगे तो, जिसे इम्पीचमेंट भी कहते हैं, इनडायरेक्टली उसे रिमूवल है। भारी भारी वर्ड यूज़ करते हैं, आपको पता ही है लॉयर कितने भारी भारी वर्ड यूज़ करते हैं, यही हमारे गवर्नमेंट का काम है भारी भारी वर्ड यूज़ करना। बजट निकलेगा, इतने बलगर इतने जगर वर्ड यूज़ किए जाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आए कि भाई किसका मतलब क्या है, इतने बड़े बड़े वर्ड आपको यूज़ किए जाते हैं, तो वो समझना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं कई बार। और प्रोफेशनल आदमी को समझ में आता है, तो आम आदमी के हिसाब से बजट बनता ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग तबके के आईएएस वर्ग के लोग होते हैं, वही समझते हैं, वही से समझा देते हैं, उनका एक स्पीच आ जाता है, उसी हिसाब से आपको बजट पेश कर दिया जाता है। तो इसमें पार्डनिंग पावर है जो वो भी आपको याद रखनी है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आपकी किस तरीके की है, तो वो भी आपको एज इट इज़ याद रखनी है। इसके बाद जो हमने आज का लेक्चर लिया था वो हमारे क्लास वालों को पता होगा, वो हमने सुप्रीम कोर्ट पे लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो डिस्कस किए। अब देखिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उन क्वेश्चंस को आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा बट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
आर। डीपीएसपी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपका यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है रिपीटेड। ये आपके जस्टिसिएबल हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका है नॉन जस्टिसिएबल है। ये आपके रिजिड हैं। ऑप्शन डी आपका है फ्लेक्सिबल है। तो आप ये कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बात आप समझ लीजिए। ये आपका आने वाले एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको रफली समझा देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन होता है। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके बताना है। इसके मैं ऑप्शन आपको लिख के दिखा देता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए आप आंसर लिखें तो इस तरीके से मत लिखिएगा कि ए, आप लिखिएगा हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आंसर इज प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी आपका आंसर आप समझें। पीएम, ये आपका कैबिनेट, ये आपका मिनिस्टर्स। ये आपके चार ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो इसमें से आपको चारों में से एक बताना है। ठीक है, हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। इन इंडिया, इंडिया में आपकी क्या है। इसमें सिर्फ आपको दो ऑप्शन दूंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, ये आपकी पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे इंडिया में किसकी सुपरमेसी है। ये आप जरूर कमेंट करके बताइए। ये तीन क्वेश्चन तो आपके कमेंट करने वाले हो गए। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, समझ में कम आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम यूट्यूब पे ही कवर कर लेंगे आपके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ लिया है और अब देखिए इसमें मनी बिल को लेके आप लोगों को बहुत शायद कन्फ्यूज़न हो गया होगा कई लोगों को। तो मनी बिल से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूँ आज यहाँ पे कि मनी बिल क्या है। देखिए, अभी आप लोगों ने जब लोकसभा मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि बिल नाम की चीज़ होती है। बिल क्या होती है, कुछ जैसे मान लीजिए देश में जो चीज़ें चल रही हैं, अब कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है लोगों को, या फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो को सुधार करना चाह रहे हैं, तो वो सुधार जो करना चाह रहे हैं हमारी जनता की पेशकश के आधार पे, तो वो जो प्रोपेगेंडा बना के देते हैं, जो पूरा एजेंडा बना के देते हैं, उसे बिल कहा जाता है। ठीक है, अब ये बिल आपका जो है जब एक्ट बनता है, तो इसके जो बीच की प्रोसेस है वो साइन ऑफ प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा तो आपका जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। अब ये बिल जो होते हैं वो आप देखेंगे तो कुछ गवर्नमेंट बिल होते हैं, ये मैंने डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कुछ आपके प्राइवेट बिल होते हैं। गवर्नमेंट बिल आपके दो तरीके के होते हैं, ये आपके ऑर्डिनरी बिल और आपके मनी बिल। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, एक बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिल तो बिल होता है, अब मनी बिल को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी गई है। कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप। ऑर्डिनरी बिल, जितने भी बिल मनी बिल नहीं है वो सारे ऑर्डिनरी बिल हैं। मनी बिल के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं वो मैंने अपनी क्लासेस के नोट्स में लिखाए हैं। वो सारे फीचर्स आपको वो तो पता होने चाहिए, वो तो एक पढ़ी लिखी बात हो गई। ठीक है, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के हिसाब से होना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करना चाहिए, तो वो मनी बिल हो जाएगा। बट मनी बिल को लेके देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसे कहाँ पेश किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए, कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है वो आप चाहे लोकसभा में पेश कीजिए चाहे राज्यसभा में पेश कीजिए, इसकी परमिशन दी गई है। बट मनी बिल इज द ओनली बिल विच कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। तो मनी बिल आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, ये राज्यसभा में आपका प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में इसे 14 दिन के लिए भेजा जाता है। भाई आपको बताना है तो बता दो, कोई रिकमेंडेशन आपको इसमें देनी है तो दे दो। अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर रिकमेंडेशन नहीं दी या कोई सुधार की बात नहीं कही तो ये वापस लोकसभा में आ जाएगा और लोकसभा इसको पास कर देगा। राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ 14 दिन दिए जाते हैं मनी बिल से रिगार्डिंग। ठीक है, आप एक मनी बिल से क्वेश्चन आपका ये बनता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जो फीचर हैं वो आप क्लास नोट्स में देख लीजिएगा, मैंने आपको दिखाए हैं कि मनी बिल के वो जो फीचर हैं वो तो थोड़ी एक
उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिएगा किस हिसाब से डिसाइड होता है मनी बिल, बट जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप एक चीज़ और देखिएगा मनी बिल से रिगार्डिंग, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि मनी बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है ना, पैसा जुड़ा हुआ है उससे, अगर डिस्प्यूट हो जाता है मान लीजिए लोकसभा में कि ये मनी बिल है या नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट तो लोकसभा में ही होगा ना, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जब प्रेजेंट लोकसभा में होगा और डिस्प्यूट हो जाता है कि ये मनी बिल नहीं है, आधे लोग कहने लगे ये मनी बिल है ही नहीं, इसके फीचर मनी बिल जैसे नहीं लग रहे हैं, तो आपका जो स्पीकर होगा, ये स्पीकर देखने में छोटा चीज़ लगता है बट ये बहुत पावरफुल बंदा है, बहुत ज़्यादा। ये लगता है बैठा रहता है बस सुनता रहता है, बट नहीं, इसके हाथ में इतनी अथॉरिटी दी गई है लोकसभा के अंतर्गत, ये चाहे तो किसी को एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से अगर ये बता दें कि ये बंदा एलिजिबल ही नहीं रहा है एमपी बनने के लिए, तो उसे एमपी बनने से खारिज कर सकता है। किसी भी एमपी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कुछ दिनों के लिए। आपको पता होगा राहुल गांधी का केस, उसको कुछ दिनों के लिए किया गया था। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द ओनली पर्सन हु डिसाइडेड द बिल इज मनी बिल और नॉट, द बिल इज मनी बिल और नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो ये होती हैं। और ये क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन मैंने आपके तैयार करा दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये आपके, दोनों क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन से आपके लगभग 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गए, ये आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल की तो हमारी क्लास पढ़ी हुई है यूट्यूब पे, आप इसे देख लीजिएगा। शेड्यूल से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ये जो यूट्यूब पे मैं आपको क्लास ऐसे रैंडमली लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होती है क्लासेस देखना, बिकॉज क्या होता है आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और किस क्वेश्चन से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत किया करिए, ज़रूर देख लिया करिए, और उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आप जाके अपना नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देनी है। शेड्यूल जो सारे पढ़ाए थे, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मैं शेड्यूल क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ की बात आ गई ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। इसमें सारे के सारे शेड्यूल हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। अब 12 शेड्यूल की ये ट्रिक आपके सामने है, देखिए आपको ऐसे ही मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप ट्रिक याद कर लीजिए। और इस ट्रिक की जो व्याख्या है वो हमारी वीडियो में पड़ी हुई है, यूट्यूब वीडियो पे आप सर्च करिएगा शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप उसमें शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ पे आप 10वें नंबर पे डी देख रहे हैं, तो ये डी जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं भी कोई वर्ड आ जाता है, अगर वो क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, तो मैं उस क्वेश्चन को, उस वर्ड को भी डिटेल में आपको बता देता हूँ, ताकि आपका एक की जगह 10 क्वेश्चन तैयार हो जाए, ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग, वो क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज अथॉराइज्ड टू प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का होता है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को कौन प्रिसाइड करता है? ऑप्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को, सबको ऑप्शन बताना है इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज पीएम ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का कौन प्रिसाइड करता है उसको। क्या आप लोगों ने आंसर कमेंट कर लिया? देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है? फिर आप वीडियो दोबारा देखिए ताकि आपको ये पता लगे कि मेरा रिवीजन है या नहीं है, मुझे याद हैं चीज़ें या नहीं याद हैं। तो आप पहले इसको पॉज करके फिर दोबारा इस पे आइए, फिर आपको ये क्लियर करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो आई होप सबने कमेंट कर लिया होगा। तो आप सभी को मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट नहीं है इसका आंसर। आप लोगों को लगता होगा जॉइंट सेशन बुलाने की जो ताकत है वो प्रेसिडेंट रखता होगा, बड़ा आदमी है, नहीं है। पीएम भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फिर से आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत अथॉरिटेटिव बंदा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, कभी डिस्प्यूट हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये दोनों लोगों को इकट्ठा बुला लेता है एक जगह पे, और ये वहाँ पे डिस्कशन करने के लिए जो हेड करता है, हेड करने का काम
आपका इसी का होता है, जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आप लोगों को एक कमेंट और करना है, ये कमेंट करिएगा आप, करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपका लोकसभा का करंट स्पीकर कौन सा है और ये कहाँ का एमपी है, कहाँ से ये एमपी हैं, ये दोनों बातें आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, आपको ये क्लियर होगा। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता भी दिया, और मैं आपको देखता हूँ कि आप लोगों को वो मेरे ऊपर बताए हुए थ्योरी से याद हुआ नहीं हुआ। बहुत सिंपल भी है, तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न मनी बिल टू लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा के पास मनी बिल कितने दिन में वापस करता है? तो ये आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, विद इन अ वीक, 16 डेज, ये आपका है 14 डेज, ये आपका ऑप्शन डी है 18 डेज। ये आपको कमेंट करके बताना है, ये ऊपर थ्योरी के आधार पे आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपसे पूछा। ठीक है, और मैं आपके साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन अब डिस्कस कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हमने आज के चैप्टर पढ़ा था, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत अगर दुविधा आ रही हो सुप्रीम कोर्ट में तो वो क्लियर हो जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट तो यही है जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट को लेक्चर में पढ़ाया है। बाकी कई बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रिट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। रिट तो हमने फंडामेंटल राइट्स में कवर ही कर लिए हैं, तो आप पाँचों के पाँचों रिट्स अपनी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उनको एज इट इज़ मतलब से मैंने आपको समझाया हुआ है, वो क्लासेस में अवेलेबल है, आप दोबारा देखिए। उसकी मैंने आपको ट्रिक से याद करने का तरीका भी बता दिया ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि देखिए पूछा जाता है हैबियस कॉर्पस क्या है, ये पूछा जाता है, मैंडेमस क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप देखिए वर्ड से फैमिलियर होना ही हमारा काम है, यही तो काम होता है। जितना आप वर्ड से फैमिलियर होते चले जाएंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। टर्मिनोलॉजी का खेल है सब। तो आप जाके रेट्स देखिए पाँचों, और पाँचों रेट्स आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन अगर आपका देखने को मिलता है आपका रेट्स से रिलेटेड तो आपको ईजिली कर पाएँ। 5 तरीके की रेट्स हैं, और पाँचों तरीके की रेट्स का क्या क्या उसका स्पेशल फीचर है वो आपको याद होना चाहिए। देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो आप ज़रूर बताइएगा कि केशवानंदा भारती केस क्या है। केशवानंदा, जिन लोगों ने आज की क्लास कर ली होगी वही इसको बता पाएंगे, यूट्यूब पे जब देखेंगे वीडियो तब। ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, तो केशवानंदा भारती केस आपको बताना है कि ये क्या था और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कई बार आते हैं। अब देखिए एक मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मैंने आपके कई ज्यूरिडिक्शंस में कई पावर बताई। एक तो ओरिजिनल, अभी क्लास की है इसकी, अभी वो खूब उसमें बताया गया है, और एक आपकी एपेलेट। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि ओरिजिनल वाला आर्टिकल कौन सा है, ये आपको मैंने क्लास में डिस्कस किया है, वो आप वहाँ से आप देखिए। एपेलेट वाला क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में बहुत बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो कुछ नहीं पूछता है, ये पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन जो है, ज्यूरिडिक्शन वो 4 तरीके मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनल है, एपेलेट है। तो ये आपके जो तरीके हैं वो आपकी क्लास में मैंने आपको लिखा दिए। अब इसमें आर्टिकल पूछता है कभी कभी, तो ओरिजिनल का क्या आर्टिकल है उससे रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल कौन सा है ये आप कमेंट करके बताइए। जब आप क्लास कर लें, पहले आप क्लास कर लीजिए जाके, उसके बाद बताइए। एपेलेट का आर्टिकल देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, तो मैं आपके साथ एपेलेट का आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका आंसर क्या है। जब यहाँ पे जो आर्टिकल हो गया उसका अगला जो आर्टिकल है, ऐसे भी बता दिए, चलिए आप इजीली कमेंट भी कर पाएंगे आप। 132, 133 और 134, ये तीनों आर्टिकल आपके एपेलेट पावर से रिलेटेड है। एपेलेट का मतलब ये होता है जो निचली अदालतों ने फैसले दे रखे हैं उसको बदलने का, उसको फेरबदल करने का पूरा अधिकार रखता है सुप्रीम कोर्ट अपने पास, और उसको वो इजीली बदल सकता है। ठीक है, इस तरीके की ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी क्लासेस में दी जाती है ताकि आपको इजीली सवाल हो पाए। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किए ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस के सवाल हैं, कोई ऐसे रैंडम सवाल मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें से जो लोग कमेंट कर पा रहे हैं इसका आंसर
वो हमारे या तो स्टूडेंट्स हैं या वो अच्छे से पढ़ते हैं कहीं से भी, बट कहीं ना कहीं उनका कंटेंट तैयार है। बट आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको जो कमेंट करते हुए मिलेंगे वो हमारी क्लासेस के मिलेंगे और उनको वो कंटेंट तैयार हो गया है, क्योंकि वो क्लासेस में आके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद क्यूजेस दे रहे हैं। क्यूजेस आप सभी लोग दे सकते हैं, ये हमारे फ्री रहते हैं हमारी तरफ से, तो आप सभी लोगों के लिए क्यूजेस फ्री रहते हैं। इसका ग्रिप आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। जिन भी लोगों को क्यूज ऐड करना है, डेली क्यूजेस होते हैं 10 PM पे, तो वो क्यूज आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका जीएस का क्यूज होता है डेली 10 PM पे, ताकि आपके जीएस का जो फोबिया है वो आपका ख़त्म हो जाए। ये जीएस फोबिया मैं आपका बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, आप ये मान के रखिए। जीएस फोबिया 50 क्वेश्चन फोबिया आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 50/150 मतलब 1/3 मार्क्स आपके तो आपको कहीं ना कहीं ईजीली आपके कवर होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे ही। तब तक बने रहिए और ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपके फीड में इजीली ये एक्सेसिबल हो जाएं चीज़ें, कहीं आप भटकते ना रहें। देखिए शेयर करना हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता, आप यहाँ पे सब्सक्राइब एंड शेयर करके तो जा ही सकते हैं, इतना आप कर दीजिए अपनी तरफ से, तो आपको जो कंटेंट है वो इजीली मिल जाएगा। और आप शेयर कर देंगे तो आपको कंपटीशन का भी आइडिया रहेगा कि हमारा कंपटीशन किस किस के बीच है और कितना चल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।